गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करने जा रहे हैं और इसमें जो भी चीजें होंगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे, यानी आवेश की बात करेंगे। आवेश क्या होता है? चार्ज यानी आवेश किस हमें पता है कोई भी मैटर जो है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है ना? किससे बना होता है? एटम से। अब इस एटम में तीन चीजें कंसिस्ट करती हैं। पहली इलेक्ट्रॉन, दूसरी प्रोटॉन और तीसरी न्यूट्रॉन, है ना? न्यूट्रॉन। ठीक। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तो न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर रहता है। क्लियर? जैसे अगर हम कोई भी एटम की बात करें तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना? अब यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पे चार्ज जनरेट करने के लिए, है ना? इस पे आवेश बनाने के लिए। कैसे? क्योंकि देखो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में रह रहा है तो प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। तो जो बाहर हैं उन्हीं को हम उस एटम से बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर है कौन? इलेक्ट्रॉन्स है। बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर इसके चार ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इनकी कक्षा से बाहर निकाल दें, अब वो बाहर निकालने का प्रोसीजर कैसे है? या तो इनको ऊर्जा दे दें, गर्म कर दें, हीट कर दें। तो हीट करेंगे तो इनको ऊर्जा मिल जाएगी और जब ऊर्जा मिल जाएगी तो अपनी कक्षा को छोड़ देंगे तो ये बाहर घूमेंगे, है ना? ये बाहर घूमेंगे। जब ये अपनी कक्षा से बाहर घूमते हैं, जब तक ये कक्षा में है तब तक इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि किसी भी एटम के चारों ओर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब तक वो कक्षा में है तब तक उनका नाम संयोजी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही वो बाहर से किसी भी तरह से ऊर्जा पा करके अपने एटम में इधर उधर घूमने लगे तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का नाम बन जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। फ्री हो गए अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक ये कक्षा में रहते हैं तब तक इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही ये कक्षा से बाहर निकलते हैं तब इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन की संज्ञा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए तो यही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तभी ये चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, आवेश होता है, तो यही आवेश जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तब इसे ही विद्युत धारा का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलो। तो इसका मतलब है कि अब देखिए, अगर एक एटम से, जैसे ये एटम है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी एटम जो होता है वो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एटम है तो उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे। कैसे? देखो, जैसे अगर हम कोई भी एटम ले लें, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक वेट जो है वो 23 है ना? तो इस पे यानी जो इसका एटॉमिक नंबर है वहीं इसके इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस पे 11 है। प्रोटॉन की बात करोगे तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होते हैं और न्यूट्रॉन जो है कितने हैं? 12 है। ठीक। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, आवेश होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन मिलकर के जितना नेगेटिव चार्ज बना रहे होंगे उतना ही 11 प्रोटॉन मिलकर के पॉजिटिव चार्ज बना रहे होंगे, है ना? तो प्लस माइनस बराबर का है, कैंसिल हो जाता है, तभी इस पे कोई भी आवेश नहीं दिखाया जाता। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसके हम आउटर मोस्ट सेल से यानी इसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालोगे तब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। प्रोटॉन कितने बचे? 11। क्योंकि प्रोटॉन तो निकलेंगे नहीं, वो न्यूक्लियस में है। तो इसका मतलब है कि अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन इसके पास एक प्रोटॉन बचेगा ना।
तो इसका मतलब है एक प्रोटॉन जो बचेगा वही इस पे प्लस के रूप में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम समझते क्या हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन एटम से निकलते हैं उतना ही उस पे प्लस आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर पाएंगे। इसका मतलब है कि उस पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब उस पे प्लस का चार्ज आता है, और जितना निकलता है उतना ही प्लस का आता है। ठीक है? और अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो मान लीजिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन होता है 1735, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। तो अब अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब इस पे आएगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस पे पास आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो न्यूट्रल ही है। अब 17 प्रोटॉन 17 ही इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रल कर पाएंगे, तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो क्लोरीन जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे एक माइनस का आएगा। तो यानी कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस आता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा या जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उस पे चार्ज आ जाएगा, है ना? बात समझ में आ गई? उस पे उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। या यूं कह लीजिए कि कोई भी एटम में उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से या उस संयोजी कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, फ्री हो गए, अब वो बाहर घूम रहे हैं, अगर कोई आवेश आएगा तो उस पे हम चले जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी एटम पे जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके संयोजी कक्षा को छोड़ करके जितने इलेक्ट्रॉन चले गए और वो बाहर घूम रहे हैं, तो उसी को उसका आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को उसका आवेश कहा जाता है। यानी आवेश की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी चालक में उपस्थित, अब क्यों चालक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना? तो किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? उस चालक का आवेश कहते हैं। ठीक है? तो किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम उसका आवेश कहते हैं। और इसका फॉर्मूला लिखते हैं Q बराबर Ne। Q को किससे लिखते हैं? आवेश से। Q यानी चार्ज। N क्या है? N जो होता है नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है? और E क्या है? E आपको सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, और वो आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का मात्रक क्या कहेंगे? आवेश का मात्रक, जो मात्रक होता है वो होता है कूलम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में C से लिखते हैं। देखिए मात्रक बहुत ध्यान रखना है क्योंकि मात्रक अक्सर पूछे जाते हैं, है ना? तो इस वजह से मात्रक को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक आवेश है, एक कूलम आवेश है। क्वेश्चन क्या है? एक कूलम आवेश में उपस्थित कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई आवेश है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि आवेश बना किससे है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही आवेश बना है। तो अगर एक कूलम आवेश हम ले लें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, ये हमें निकालना है। तो एक कूलम आवेश में, तो इसी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। Q बराबर Ne है। Q का जगह कितना रखना है? 1 कूलम, क्योंकि आवेश का मान तो 1 है। N हमें निकालना है, संख्या निकालनी है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से N का मान निकालोगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आप देखो कि रिजल्ट कितना आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि एक कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप कहोगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए धारा की बात करते हैं। होप ये आपको बात समझ में आई होगी।
चलिए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालेंगे? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। डोनेट मतलब देना, है ना? तो किसी को अगर देगा वो, तो उस एटम पे जिसने दिया है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसने लिया है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, एक हीलियम का नाभिक है ना, 2He4, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 2। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 2, है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? अब इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और हीलियम नाभिक बनाया। तो हीलियम नाभिक जो होता है He++ होता है ना? और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर घूमेंगे, इस पे तो नेगेटिव चार्ज ही है, लेकिन इस एटम पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आया है जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज Q बराबर Ne ही आएगा। Ne कितना? N है 2 और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी 1.6 × 10⁻19, तो ये आ जाएगा 3.2 × 10⁻19। चार्ज इतना ही आएगा, लेकिन चार्ज आएगा कैसा? तो वो पॉजिटिव का आएगा, और इस पे इतना ही चार्ज आएगा क्योंकि चार्ज भाई इसने दिया और इसने लिया, तो चार्ज तो उतना ही आएगा, लेकिन इस पे कैसा आएगा? माइनस का 3.2 × 10⁻19। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वांटिटी में चार्ज उतना ही जाता है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव बदल जाता है। जिसने दिया उस पे पॉजिटिव और जिसने लिया उसने उस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये है। चलिए विद्युत धारा की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने आपको बताया, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एटम से संयोजी कक्षा से निकल चुके हैं, वो संयोजी कक्षा से निकले हुए इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे। तो जब गति करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इस चार्ज के प्रवाह को ही, यानी इस गमन को ही, इस गति को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसमें दो बातें होती हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वायर है, ये आपका एक वायर है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वायर किससे बना होगा? एटम से, तो एटम के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए हम सीधा डायरेक्टली यहां दिखा रहे हैं, है ना? सीधा इलेक्ट्रिक यहां दिखा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे हैं? इधर की तरफ गति कर रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ गति कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किधर से किधर जा रहा है? इधर से इधर की तरफ जा रहा है। यस और नो? अब जब इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की गति है। तो इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, आवेश है। तो आवेश जब गति करता है तो कुछ समय लगेगा। तो जब आवेश समय के सापेक्ष गति करेगा, तो इस गति के कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस गति के कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की गति तो इधर की होती है। देखिए अगर इस पे हम पोटेंशियल लगा दें, पोटेंशियल क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद समझाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ एक बैटरी लगा दी, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जिधर पहुंच, भाई कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा? किधर की तरफ आकर्षित होगा? जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर का मतलब पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो यानी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। अब जब पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का गमन किधर होता है? हो रहा है राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन हम अपने ऐसा कंसीडर करते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की गति के विरुद्ध धारा की दिशा होती है। क्यों? क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, तो जब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो हम अपने दिमाग में ऐसा कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हमें मूव कराना है ना? तो अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की जगह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, तो वो तो नेगेटिव इधर की तरफ जा रहा होता। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, तो वो प्लस प्लस वाला चार्ज इधर की तरफ जा रहा होता।
तो हम अपने माइंड में पॉजिटिविटी को कंसीडर करने के लिए यानी प्लस को कंसीडर करने के लिए हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि जो हमारी कन्वेंशनल करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, वो विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ चलती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की गति के बिल्कुल विरुद्ध होती है। तो यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, वो इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत होती है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला देखते हैं। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अभी हमने क्या कहा था? आवेश प्रवाह की दर को, यानी समय के साथ जितना भी आवेश प्रवाहित होगा इस तार से, उसको ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ पे I बराबर क्यू बटे टी। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कहीं दर लिखा मिले तो दर का मतलब होता है समय से भाग देना। अब हमने कहा आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर हमने कहा, तो दर का मतलब समय, और आवेश से, आवेश मतलब आवेश तो ऊपर रहेगा ही, तो आवेश बटे समय को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा भी कहते हैं। ठीक है, आई बराबर क्यू बटे टी। अब इसका मात्रक अगर देखोगे तो मात्रक होता है एम्पियर, एक मात्रक। दूसरा, आवेश का मात्रक कूलम है, यह लिख देता हूं कूलम, और जो समय का मात्रक है, समय का मात्रक सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक हो सकता है ना? कूलम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो दो मात्रक विद्युत धारा के हो गए, एक एम्पियर, दूसरा कूलम प्रति सेकंड। यहां से अगर आप देखोगे Q बराबर आई टी है, तो एक Q का भी मात्रक निकल सकता है। क्या निकल सकता है? I को अगर हम एम्पियर से लिखें और टी को हम किससे लिखें? सेकंड से लिखें। तो एम्पियर सेकंड, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आपको ध्यान रखना है वो आवेश का ही मात्रक है, क्योंकि आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को स्ट्राइक कर लोगे। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से I बराबर क्यू बटे टी हमने लिखा, और Q की जगह हम NE भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी निकल के आया कि I इज इक्वल्स टू NE डिवाइड बाई टी। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं विद्युत विभव की तरफ। चलिए, विद्युत विभव को समझने से पहले एक क्षेत्र क्या होता है इस बात को समझ लो, है ना? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज रखा जाएगा, है ना? एक कोई आवेश है, मान लीजिए ये आवेश। अब ये आवेश है, तो इस आवेश, मान लीजिए पॉजिटिव का प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जिसमें अगर हम कोई भी दूसरा आवेश लेके आएंगे, जैसे अगर मान लीजिए प्लस प्लस लाएंगे तो भाई वो उसको दूर भगाएगा, और अगर माइनस लेके आएंगे तो उसको पास खींचेगा, है ना? तो यानी इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र जरूर बनेगा, उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा हम आवेश लेके आएंगे तो उस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र, हालांकि 12th में लेक्चर है इसके, तो फिलहाल के लिए अभी अब बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसमें इस शब्द का प्रयोग हम करेंगे। तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव होता यह है कि अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लें। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी लाइनें क्यों बनाई हैं? ये चुंबकीय वो विद्युत बल रेखाएं हैं, है ना? बस ये समझ लीजिए क्षेत्र है एक तरह से, बस। तो अगर किसी आवेश को हम अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लेके आए, कहां से लेके आए? अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेश को लेके आए, ये मान लीजिए अनंत है, और यहां से किसी आवेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं, मान लीजिए वो प्लस क्यू है, तो इस यहां तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, और जो चार्ज आप लेके आए हो उसके अनुपात को ही हम जिस बिंदु पे लेके आए हो उसका हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज होता है। वाई नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि आप उल्टा काम करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे विद्युत क्षेत्र हमेशा, विद्युत जो है, ये जो विद्युत क्षेत्र है,
ये इस पे इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उसे उस पॉइंट का विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक परिभाषा ही है, परिभाषा की तरह आपको याद रखना है। क्या है? कि अगर किसी आवेश को हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाए, तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा और उस आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। ये माइनस ये बात ये बता रहा है कि हमें ये काम खुद से करना पड़ेगा, अगेंस्ट होगा ये काम, है ना? तो इसलिए माइनस लगाया जाता है। ठीक है? अब अगर मान लीजिए ये तो एक पॉइंट का पोटेंशियल हुआ, लेकिन अगर इसी हम विद्युत विभवांतर की बात करें, है ना? एक शब्द आता है, जैसे आमतौर पे हम विद्युत विभव नहीं पढ़ते, विद्युत विभवांतर पढ़ते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ये करते हैं कि अगर कोई मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में ही 2 पॉइंट हो, हम अब अनंत से नहीं लेके आएँगे, ए से बी। तो अगर हम कोई चार्ज को बी से ए तक लेके आ रहे हैं, तो बी से ए तक लेके आएँगे, है ना? तो अब ये दोनों पॉइंट कहाँ है? विद्युत क्षेत्र में ही है, तो भी इसमें कुछ काम करना पड़ेगा और उस आवेश के अनुपात को। तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत विभवांतर भी माइनस डब्ल्यू बटे क्यू ही हो जाएगा। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर इसका हम मात्रक की बात करेंगे तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट, है ना? या वोल्ट भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है? तो ये 3 परिभाषाएं मेन थी और इन 3 परिभाषाओं को आपको याद रखना है। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और ओम का नियम सीखते हैं। नियम क्या है? चलिए बात करते हैं। तो ओम का नियम, अगर हम कोई एक चालक ले लें, ये एक हमने चालक ले लिया और हमने क्या किया, इसके सिरों पर एक विभवांतर लगाया। विभवांतर क्या होता है? वोल्टेज ही होता है। जो आप बैटरी में अपने घर पे बैटरी लाते हो ना, तो कहते हो 12 वोल्ट की है, 8 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है ना? तो वो विभवांतर ही होता है। ठीक है? तो हमने लगाया और ये इसका प्लस का सिरा और ये इसका माइनस का सिरा। प्लस का सिरा थोड़ा बड़ा बनाते हैं और माइनस का सिरा छोटा बनाते हैं। ठीक है? तो यहाँ से विद्युत धारा चलेगी, तो इस चालक के सिरों पर धारा बहेगी, प्लस से धारा बहेगी। अभी हमने आपको एक डायग्राम में बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगी। इसका मतलब प्लस से माइनस की तरफ धारा होती है। धारा कैसी होती है? धारा की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, बाहर सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो धारा ऐसे बहेगी और यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, है ना? अच्छा, और जहां पे अगर ये V लगाया है तो ये V सीधा सीधा इसके पास लग जाएगा, है ना? तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि अगर किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाएंगे, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है, उसमें बहने वाली जो धारा होती है, वो धारा लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस क्या हैं, इन बात को ध्यान से सुनिए। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या है कि जो का चालक की लंबाई है, चालक का तापमान है, चालक की आर्द्रता है ना? चालक का क्षेत्रफल है, आयतन है, यानी भौतिक अवस्थाएं। अगर इनका हम सीधा नाम दे दें, क्या? भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं कैसी रहें? अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, है ना? यानी अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं? जो भौतिक आपको देखने को मिलती हैं, जैसे देख सकते हो आप, लंबाई देख सकते हो, तापमान छू करके बता सकते हो, आर्द्रता छू करके बता सकते हो, क्षेत्रफल देख सकते हो, आयतन देख सकते हो। तो ये सब चीजें, है ना? मटेरियल कौन सा है ये आप देख सकते हो। तो अगर ये परिवर्तित ना करें तब ओम का नियम क्या कहता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा
उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती। ठीक है, पूरा ओम का स्टेटमेंट ये है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कंडीशंस नहीं याद रहती हैं। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा है कंडीशंस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम आगे प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ेंगे तो उन प्रतिरोध की निर्भरता में इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओम के नियम में क्या निकल के आया? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं तो I इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट निकल के आता है G इंटू V। इस G का जो नाम होता है इसे बोलते हैं प्रवाहकत्व। इस G का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवाहकत्व G। तो G इज इक्वल्स टू I बटे V। कहोगे ये तो कभी नहीं पढ़ा है सर। तो ओम का एक्चुअल फर्स्ट लॉ यही है। ओम के 4 नियम होते हैं, 4 फॉर्मूले निकलते हैं, उनमें पहला नियम यही है, यानी G इज इक्वल्स टू I बटे V। G इज इक्वल्स टू I बटे V। क्लियर हो गया? तो यहां से G का क्या नाम होता है? प्रवाहकत्व। और इसका अगर मात्रक देखना चाहेंगे तो मात्रक क्या होगा? I बटे V यानी एम्पियर पर वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर वोल्ट। क्लियर? तो प्रवाहकत्व का ये समझ में आ गया। अब देखिए प्रवाहकत्व क्या करता है। प्रवाहकत्व यानी कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस एक ऐसा गुण होता है चालक का जिसके अंतर्गत चालक में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। चालक में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ये किसका गुण होता है? ये गुण होता है चालक का या पदार्थ का। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से, कितनी आसानी से प्रवाहित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवाहकत्व बोलते हैं। ठीक है, चल। तो और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर वोल्ट। अब इसका एक प्रवाहकत्व का जस्ट उल्टा, प्रवाहकत्व का जस्ट उल्टा एक शब्द आता है, उसे बोलते हैं आर। इसी से फॉर्मूले से अगर हम V बराबर निकालें तो V बराबर I बटे G हो जाएगा। यहां से देखो V को इधर भेज दो, G इधर भेज दो, तो ये क्या निकल के आएगा? V इज इक्वल्स टू 1/G इंटू I। और 1/G को अभी हमने क्या कहा? R कहते हैं। तो यानी V बराबर R इंटू I या V बराबर I इंटू R। ये तो आपने पढ़ा ही है। V बराबर IR तो आपने भी पढ़ा है। यानी अगर इस फॉर्मूले को देखें, ये तो पढ़ा ही है। तो 1/G को R कहते हैं, 1/G को R कहते हैं। यानी R है क्या? R एक प्रतिरोध है। क्या है? R एक प्रतिरोध है। और ये प्रतिरोध काम क्या करता है? ये प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे आप एक हाईवे पे जा रहे हो, एक रोड पे जा रहे हो, तो रोड पे ब्रेकर बने होते हैं ना। तो ब्रेकर क्या काम करते हैं? आपकी गति को धीमा करने का काम करते हैं। आपकी गति को, यानी आप 70-80 पे जा रहे होगे और ब्रेकर आएगा तो आपको गाड़ी धीमी करनी पड़ेगी कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही प्रतिरोध भी काम करता है। यानी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध या प्रतिरोध या बैरियर लगाने का काम करता है। कौन? प्रतिरोध। क्लियर है? तो बिल्कुल बैरियर की तरह ही काम करता है प्रतिरोध आर। अब आर परिभाषा तो मैंने आपको बता दी। इसका मात्रक अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होता है? तो इसके मात्रक की बात करोगे तो इसका मात्रक आर, देखिए यहां से अगर आर का मान निकालोगे तो आर आ जाएगा V बटे आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। या इसका एक और नाम होता है, चूंकि ओम ने इसको डिस्कवर किया तो इसका जो मात्रक है वो ओम भी होता है ना। और ओम का सिंबल कैसे बनाते हैं? ऐसे, ऐसे। ये ओम का सिंबल है ना, ध्यान रखना। ये ओम का सिंबल होता है। क्लियर? तो ओम का नियम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ओम के नियम में 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक I बराबर G इंटू V और दूसरा V बराबर आई आर। V बराबर आई आर आमतौर पे सबको याद ही होता है, लेकिन I बराबर G इंटू V
लगभग लोगों को नहीं याद होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें जी क्या है, जी प्रवाह तत्व है, और जी जो है का उल्टा ही आर कहलाता है, यानी आर और जी में इनवर्स रिलेशन होता है, 1/g=r। क्लियर? तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।